हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 3 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल आप जानते हो 1 और 2 तारीख का दोनों का एक साथ आया था करंट अफेयर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व एड्स दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसके अलावा गोवा में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उबेयमार रियोस जीते। प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी। इसके अलावा महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला देश बन गया है इटली। और हम लोगों ने पढ़ा था संविधान दिवस पर यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया पीएम मोदी द्वारा। इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है जय शाह को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी आइडिया, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। विकसित भारत सुरक्षा पर 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता की है पीएम मोदी ने, नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत ने चक्रवाती तूफान दितवाह से श्रीलंका में राहत बचाव के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट का श्रेणी में गोल्ड जीता है राजस्थान। भारत ने अफगानिस्तान के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयां भेजी हैं। इसके अलावा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। और सुल्तान अजलान शाह कप ये जीत लिया है बेल्जियम ने भारत को हरा करके। ऑलराउंडर क्रिकेटर आंद्रे रसेल, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, उन्होंने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी। और विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया है और 6 मेडल जीते हैं। टॉप पर रहा है यूएई। ये 15 क्वेश्चंस थे कल की और परसों की वीडियो से आपने इनका किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप पर ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ गई है। अभी मैं आपको सैंपल वगैरह भी दिखाऊंगा, पूरा अच्छे से वीडियो में बने रहिए। इस ई बुक को जाकर के फटाफट से ले डालिए पहली फुर्सत में आज, ठीक है ना। इस वीडियो की PDF डिटेल के साथ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता क्यों जरूरी है? आजकल आप देख रहे हो हर एक विभाग में कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, बिना कंप्यूटर के वो पॉसिबल नहीं है। और अब ऐसे में जब AI का ज़माना आ रहा है, धीरे धीरे और चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो अब एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लिटरेसी डे घोषित कर ही देना चाहिए। खैर, कंप्यूटर पहले सीखो, कंप्यूटर कैसे काम करता है, फिर उसके बाद AI पर जाना जाता है, ठीक है, जाया जाता है। तो खैर, कंप्यूटर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए 2001 में ये पहली बार मनाए जाने की शुरुआत हुई। ये दिवस राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIIT इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया गया था पहली बार, ठीक है। तो 20 साल इसके हुए थे 2001 में, तब ये शुरू हुआ मनाया जाना। डिजिटल शिक्षा, तकनीकी जागरूकता और कंप्यूटर कौशल तक समान पहुंच को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। इस बार की थीम रखी गई है समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल यानी डिजिटल स्किल फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। 2 दिसंबर को और भी 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दोनों दिवस भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों ही दिवस इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्न में से कौन वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? वाटर पॉजिटिव स्टेटस ये मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को। आप जानते हो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसे मिला है वाटर पॉजिटिव स्टेटस। ये इंडिया में पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसे वाटर पॉजिटिव स्टेटस मिलेगा। आप देखिए 1 दिसंबर का ये आर्टिकल है AIR का, ऑल इंडिया रेडियो का। साथ ही साथ में ये शून्य शुद्ध हवाई अड्डा भी बनने की ओर अग्रसर है। भारत का पहला नेट जीरो ये कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनर्जी सोर्सेज यूज़ किए जाएंगे उनसे कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं होगा। भारत में सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाला भी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। खैर,
ई बुक की अगर बात करें तो ब्रह्मास्त्र 2025-26 का संस्करण आ चुका है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि ब्रह्मास्त्र वाली ई बुक में होगा क्या इस बार में। अभी क्योंकि आपका एग्जाम्स लगा हुआ है तो जनवरी से नवंबर तक का संस्करण लॉन्च किया गया है, लेकिन इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन आएगा जनवरी में। उसमें जनवरी से दिसंबर 2025 का पूरा पूरा कंटेंट होगा और उस ई बुक को उसको फ्री में मिलेगा जो इस ई बुक को लिया होगा। ठीक है, तो मतलब इसी का अपग्रेडेड उसी में और डेटा ऐड करके दिसंबर का दे दिया जाएगा। अभी के लिए आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये ई बुक है और इस बार ई बुक ही आएगी, इस बार किताब नहीं आने वाली है। सैंपल्स अगर आप देखना चाहोगे तो ये इंडेक्स है, आप देख सकते हो कैसे हर एक टॉपिक को कवर किया गया है सिलसिलेवार तरीके से, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर। उसमें किस में क्या ग्राफ है, किस में टेबल है, किस में इन्फोग्राफिक है, मैप है, किस में क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। ये इंडेक्स है। ठीक है, इसके बाद कुछ आपको ग्लिम्स दिखा दूं, ग्राफिकल व्यू कैसे, लोकसभा चुनाव जो हुए थे उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन, बिहार का भी विधानसभा चुनाव हुआ है तो उनका पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन, कैसे कहाँ पर कौन कौन पार्टियां कितनी सीटें जीती हैं, किस गठबंधन ने कितनी सीटें जीती हैं, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। ग्राफिकल व्यू रहता है तो दिमाग में अच्छे से घुस जाता है। ऐसे ही बजट हो 2025-26 का, ये डिटेल में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा आप चाहे खेल खिलाड़ी हो, सभी राज्यों से संबंधित ये क्वेश्चंस हो, सभी राज्य वाला जो पेज रहता है वो मिल जाता है आपको। और जो खेल खिलाड़ी वाला चैप्टर आप देखो, इसमें ओलंपिक्स हुआ 2024 का, ठीक है, कौन कितना जीता, कैसे जीता, सब मतलब इस हिसाब से ई बुक ना आपको पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स के सेशन में कोई नहीं देगा ऐसी ई बुक, आप मिला लेना। और यही कारण है कि ये ई बुक जो है विदाउट एनी डिस्काउंट और विदाउट एनी ऑफर रहने वाली है पूरे साल भर। इसमें कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर नहीं आएगा। हाँ, आप जा कर के 2026 में अक्टूबर नवंबर में या मई जून जुलाई में भले आप इस पर डिस्काउंट कोई देखने को पा जाओ, नहीं तो इसका प्राइस नहीं घटने वाला है, ना ही इसमें कोई डिस्काउंट होगा, ना ही इसको किसी को फ्री में दी जाएगी। हमारी पूरी टीम मिलकर के इसको तैयार करती है। हम लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं 2 से 3 बार, जिसमें एरर फ्री रहते हैं, 1% का एरर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है ये ई बुक को बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के MZT ऐप से ले सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, UPI के माध्यम से भी आपको दी जाएगी 7235939467। इस पर आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आप UPI के जरिए भी व्हाट्सएप पर तुरंत ही ई बुक प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो जिनको जिनको लेना है सैंपल भी मैंने दिखा दिया, जाकर के फटाफट से ले डालो इसको। और आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करो, इससे रिलेटेड और भी जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको बताई जाएंगी। हाल ही में किस देश को 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में एक बार फिर से चुना गया है? तो भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एक बार फिर से चुना गया है 2025 से 29 कार्यकाल के लिए। अभी इससे पहले भारत 2021 से लेकर के 25 तक के कार्यकाल के लिए था, यानी 2021 से 25 तक अभी कार्यकाल पूरा हुआ, फिर 25 से 29 का नया कार्यकाल भी भारत को मान लिया गया, बना दिया गया। क्योंकि आप जानते हो भारत जो है छोटा मोटा नहीं, एशिया में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स लेकर के बैठा हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली ये कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो यूनेस्को क्या, कोई भी संगठन को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 2025 से 29 टर्म एक बार फिर से मिल गया है भारत को। ठीक है, इंडिया री इलेक्टेड। तो अब इसमें निरंतर उपस्थिति समावेशी मानव केंद्रित विकास के दृष्टिकोण को मजबूत करती है भारत के प्रति। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 11 दिसंबर 1945 को, पेरिस में हेडक्वार्टर है। खालिद अल एनानी ये इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखना। नए अध्यक्ष बने हैं आंद्रे अजोले की जगह पर। मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत में आज के टाइम पर 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में। और मैंने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था कि इन 44 में कितने सांस्कृतिक, कितने प्राकृतिक और कितने मानव निर्मित, कितने मिक्स कैटेगरी के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो आपका आंसर रहना चाहिए था 35 जो हैं। 35 जो हैं ये कल्चरल कैटेगरी में, यानी सांस्कृतिक या जिसे मानव निर्मित भी कह सकते हो, उस कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा 7 जो हैं, 7 नहीं 8 जो हैं, ठीक है, 8 जो हैं ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक है। और एक जो है ये मिक्स कैटेगरी का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितना हुआ, 8 1 9,
9 5 14, ठीक है ना, 44 हो गए। और 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा जाएगा तो आप मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बताएंगे, यानी मराठा सैन्य परिदृश्य बताएंगे। तो ये 44वां होगा। अगला, सरकार द्वारा लागू किए गए नए साइबर सुरक्षा नियम के तहत फोन से सिम निकाल देने पर निम्न में से कौन सा ऐप बंद हो जाएगा? तो सरकार ने अभी सिम बाइंडिंग को अनिवार्य कर दिया है। सिम बाइंडिंग क्या होता है? सिम बाइंडिंग मतलब कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो पार्टिकुलर ऐप है वो आपके सिम से बाइंड होगा। सिम से बाइंडेड होने का अर्थ ये है कि जैसे ही सिम आपका डीएक्टिवेट हुआ या सिम आपने निकाल दिया, तैसे ही वो ऐप भी लॉग आउट हो जाएगा स्वतः ही। फॉर एग्जांपल, जैसे अब आज के टाइम पर आप कोई बैंकिंग ऐप यूज़ करते हो तो बैंकिंग ऐप सिम बाइंडिंग उसमें चल रहा है बहुत पहले से ही नियम। जैसे ही बैंकिंग ऐप से, जैसे चाहे कोई फिनटेक ऐप ही यूज़ करना कर रहा है जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, अब इसको यूज़ कर रहे हो मोबाइल में, जैसे ही सिम आप निकाल दोगे, दूसरा सिम कोई लगाओगे तो इसको ओपन करने जाओगे तो ये लॉग आउट हो गया रहेगा और बताएगा कि लॉगिन करो। और जब आप लॉगिन करने जाओगे तो उसी टाइम पर बता देगा कि आपका ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है इस अकाउंट से, जो अकाउंट आपने लॉगिन किया था। तो यानी वो वाला सिम फिर से लगाओ तब फिर चलेगा। ऐसे ही नियम अब भारत सरकार ने जो सोशल मीडिया पर जो मैसेजिंग वाले हैं ऐप, सोशल मीडिया ऐप, उन पर के लिए लगा दिया गया। मतलब सभी सोशल मीडिया ऐप के लिए नहीं, फेसबुक आप चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो सोशल मीडिया के मैसेजिंग टाइप वाले ऐप हैं उनके लिए ये, ठीक है ना। तो जैसे व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, अरत्ताई हुआ, इन सब के लिए ये नियम लागू होगा। सिम बाइंडिंग प्रक्रिया होगी। इसको और डिटेल में समझना है तो आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, चैनल पर जाइए, मैंने आपको ये वीडियो बना करके दी थी। जैसे ही अपडेट आया था कि कैसे ही भारत में अब लिमिटेड हो जाएगा, अब लोग ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे। अब सिम बाइंडिंग के तहत क्या होगा कि आपके पास जितने सिम हैं उतने ही अकाउंट रह जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सिम आप निकाल दिए तो वो अकाउंट बंद हो जाएगा। तो यानी जितना सिम लगाए रहोगे उतना ही अकाउंट चला पाओगे। यानी इससे आप जो फर्जी सिम, क्या होता था कि लोग एक सिम कार्ड लिए, एक सिम कार्ड से बना दिए 10 20 अकाउंट, उसके बाद सिम कार्ड निकाल करके फेंक दिए। अब सिम कार्ड कहाँ है पता नहीं, लेकिन वो अकाउंट्स चल रहे हैं और उस अकाउंट से प्रोपेगेंडा फैलाना हो, कुछ भी करना हो, बॉट बनाना हो, कोई चीज़ें होती थी। लेकिन अब ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि एक सिम से एक अकाउंट, ठीक है। तो या फिर जो भी आप मान लो उसी से, जैसे व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट भी चलता है, तो उसी से अगर बिजनेस अकाउंट भी चलाओगे तब भी वो सिम तुम्हारा लिंक रहना चाहिए, मोबाइल में लगा रहना चाहिए, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2025 के तहत ये जारी किया गया है। सिम बाइंडिंग कर दिया गया है अनिवार्य। समझ में आई बात? वेब संस्करण अगर होगा, वेब लॉगिन मतलब जैसे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में लॉगिन करते हो, तो हर 6 घंटे में ये ऑटो लॉग आउट हो जाया करेगा, ठीक है। अगला, भारत और किस देश के बीच 14वां इक्वेरियन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो 14वां इक्वेरियन सैन्य अभ्यास केरल में शुरू हुआ है। ये भारत और मालदीव के बीच हुआ है। एक्स इक्वेरियन ये भारत और मालदीव के बीच में ही होता है, ठीक है, हर साल। तो द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया मालदीव ज्वाइंट्स मिलिट्री एक्सरसाइज बिगन इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आप जानते हो केरल की राजधानी है। तो 2 से 15 दिसंबर तक ये चल रहा है, चलेगा। 2009 से शुरू हुआ है भारत मालदीव के बीच एक्स एक्वेरियन। इसके अलावा भारत और मालदीव अवेक्षा भी करते हैं। इसके अलावा एकता सैन्य अभ्यास भी करते हैं। तो ये 3 सैन्य अभ्यास भी याद रखिएगा। अगला, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हर एक डिक्शनरी दिसंबर तक आते आते अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है लास्ट में, ईयर के लास्ट में। तो इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या डिसाइड किया है? रेज बैट को। रेज बैट जो है ये इसका वर्ड ऑफ द ईयर रहने वाला है इस साल के लिए। रेज बैट, रेज बैट आप बीबीसी का आर्टिकल भी देख पाओगे। ऑक्सफोर्ड का ये इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर है। सोशल मीडिया पर जानबूझ गुस्सा भड़काने के वाले कंटेंट की बढ़ती प्रवृत्ति जो है यही है रेज बैट, जो भड़काऊ वाला पोस्ट बढ़ता है, जानबूझ करके बढ़ाया जाता है। अब पिछले कुछ और जो डिक्शनरीज हैं उन्होंने कौन कौन से अपने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए हैं, जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस बार बताया है पैरासोशल को अपना वर्ड ऑफ द ईयर, पैरासोशल। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोटिंग को बताया और डिक्शनरी.com ने 6-7 को बताया अपना वर्ड ऑफ द ईयर। वहीं ऑक्सफोर्ड ने रेज बैट को बताया, ठीक है। चलिए अगला। अच्छा, एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि कोई भी डिक्शनरी जो है वो
ऐसा नहीं होता कि दो या दो से ज़्यादा डिक्शनरी एक ही शब्द को करें। ये लोग इंतज़ार करते हैं, ये वाले जारी कर दिए हैं, इन्होंने अपना ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, चलो हम कोई दूसरा चुन लेते हैं, है ना। इसीलिए एक ही दिन अनाउंस भी नहीं होता है और इसीलिए ये लोग अलग अलग ही जारी करते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार वैश्विक चाय निर्यात में भारत किस स्थान पर आ गया है। तो अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट करी। इन्होंने बताया वैश्विक चाय के निर्यात में हम दूसरे स्थान पर आ गए हैं। आप ये आर्टिकल देखिए AIR का, ऑल इंडिया रेडियो का। इन्होंने बताया इंडिया रैंक सेकंड इन ग्लोबल टी एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट रोल आउट 1000 करोड़ सपोर्ट फॉर टी वर्कर्स। सरकार ने 1000 करोड़ का सपोर्ट भी रोल आउट किया है टी वर्कर्स के लिए, चाय की जो खेती करते हैं, चाय के किसान हैं उनके लिए। भारत 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम का चाय का निर्यात किया है, एक्सपोर्टेशन किया है। इस मामले में केन्या के बाद भारत दूसरे पर है। केन्या वहीं 500 मिलियन किलोग्राम का इसने एक्सपोर्टेशन किया, मतलब भारत से 2 गुना। लेकिन भारत दूसरे पायदान पर पहुंचा है श्रीलंका को पीछे करके। 7112 करोड़ से अधिक का विदेशी मुद्रा इससे अर्जन हुआ है। भारत के प्रमुख खरीदार, मतलब भारत की चाय कौन कौन खरीदता है, रूस, UAE, इराक, ईरान, अमेरिका और ब्रिटेन, ये सब भारत से चाय खरीदते हैं, ठीक है। और भारत खुद भी पीता है और दूसरों को भी चाय पिलाता है, चाय पर चर्चा होती है। तो पीयूष गोयल जी ने ये नई दिल्ली में अनाउंस करके बताया। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहां पर भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र ACEN का शुभारंभ किया। तो ACEN जो कि भारत का पहला प्राइवेट नेविगेशन केंद्र होगा, नेविगेशन सेंटर होगा, इसका उद्घाटन अभी किया गया है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में, केरल में। आप यहां पर देख पाओगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये ACN का मतलब है अनंता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। तो भारत का ये प्राइवेट पहला नेविगेशन सेंटर है। अनंता टेक्नोलॉजीज जो नाम की कंपनी है, स्पेस इंडस्ट्री में काम करती है, प्राइवेट टेक स्टार्टअप है, भारत की स्पेस टेक स्टार्टअप। इसरो की ये हेल्प करेगा आने वाले टाइम पर नेविगेशन के सेक्टर में। इसरो देखो खुद तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना स्पेस इंडस्ट्री के, उनको भी बढ़ावा दे रहा है। आप देखोगे स्काई रूट का जब चाहे विक्रम-S हो, लॉन्च होना हो, उसमें इसरो के जाते हैं साइंटिस्ट वगैरह सपोर्ट करने, चाहे अग्निकुल कॉस्मॉस हो, ठीक है। मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि जब वो फले फूलेंगे बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसरो की मदद करेंगे छोटे मोटे काम करने के लिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं वी नारायणन। अगला, हाल ही में किसको वर्ष 2025 के लिए विश्व एथलेटिक पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलेटिक पुरस्कार दिया गया। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक पुरस्कार इस वर्ष का 2 लोगों को मिला है, अरमान डुप्लांटिस को और सिडनी मैकलॉगिन लेवरेन को। एक को मिला है पुरुष कैटेगरी में, एक को मिला है महिला कैटेगरी में। तो उपरोक्त दोनों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों हैं। इसमें जो इधर सिडनी मैकलॉरेन है, ये हैं USA की, अमेरिका की, ये आपको दिख रही हैं फर्स्ट पर। और इधर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो मांडो डुप्लांटिस हैं, ये हैं स्वीडन के। इनको तो आप जानते ही होंगे, पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, हमेशा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अभी इस साल इन्होंने खुद का 4 बार रिकॉर्ड तोड़ा, 4 बार ये विश्व रिकॉर्ड बनाया एक ही साल में, है ना। अपना ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ रहे थे। तो सभी 16 प्रतियोगिताओं में ये अजय रहे थे। इंडोर और आउटडोर दोनों में विश्व खिताब शामिल है। अरमान डुप्लांटिस पुरुष वर्ग में और अमेरिकी जो धावक हैं, स्प्रिंटर हैं सिडनी, ये महिला वर्ग में जीती हैं। मैकलॉरेन की अगर बात करें तो ये टोक्यो में 400 मीटर का खिताब जीती। 42 साल पुराना इन्होंने चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़ा था। 400 मीटर फ्लैट, 400 मीटर बाधा दौड़, दोनों में ही विश्व खिताब जीतने वाली इतिहास की पहली एथलीट बनी थी। तो इन दोनों को अभी मोनाको में ये अवार्ड दिया गया 30 नवंबर को, ठीक है। ये एथलीट ऑफ द ईयर है 2025 के लिए। अगला, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित टॉम स्टापर्ड कौन थे जिनका अभी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो टॉम स्टापर्ड नाटककार कह सकते हो आप, ठीक है, पटकथा लेखक या स्टोरी राइटर या प्ले राइटर। तो प्ले राइटर थे टॉम स्टापर्ड, इनका अभी निधन हो गया है। ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ऑस्कर अवार्ड इनको मिला था 1998 में। इनकी फिल्म आई थी शेक्सपियर इन लव। तो उस फिल्म में इनकी स्टोरी राइटिंग के लिए, प्ले राइटिंग के लिए इनको मिला था ये अवार्ड, ठीक है। तो आधुनिक रंगमंच के सबसे महान लेखकों में से एक इनको माना जाता है।
देखो, एक होता है स्टोरी टेलर, एक होता है स्टोरी राइटर, है ना। जो मूवी का स्टोरी राइटर होता है, एक तो होता है कि चलो आपने बोल दिया कि हाँ ये कहानी रहने वाली है, लेकिन एक जैसे स्टोरी राइटर होता है, वो पूरा आसपास के माहौल कैसे सिनेमैटिक उसको बनाना है वो सब बताता है, कि दरवाज़ा खुला, इतनी हवाएं आ रही थी, रात का अंधेरा था, चुड़ैल उधर से आ रही थी, है ना, आवाज़ आ रही थी। तो वो स्टोरी राइटर पूरा मतलब आसपास के पहलुओं को भी कवर करता है। तो ये अंतर होता है कहानी में और पटकथा लेखक में, इसलिए बड़ा टफ टास्क माना जाता है। तो ये इनका निधन हो गया है। खैर, ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम पर जाइए, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए रात को 9 बजे। और हाँ, ई बुक जाइए फटाफट से, पहले ही फुर्सत में लीजिए उसको, ज़बरदस्त ई बुक है, काफ़ी मेहनत की गई है, कई दिनों से इस पर सभी लोग लगे हुए थे। अब आपके पास ई बुक प्रस्तुत कर दिया हूँ, अब आपके हवाले है, आप जाइए पढ़िए और इसका पढ़ करके एग्ज़ाम दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से स्कोर कीजिए। हर बार की तरह आप ब्रह्मास्त्र को इस बार भी प्यार दीजिए। गोवा में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? रामवीर सुतार जी। रामवीर सुतार ने ही बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माता कौन है? स्काई रूट है। अब आज का क्वेश्चन, आज आपको बताना है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। दूसरा क्वेश्चन, विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत कब की गई थी। तो दोनों ही क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो, जो भी आंसर आता हो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।